हेलो एवरीवन, आई एम कोमल त्रिवेदी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल KIT सेंटर्स, जहां हम आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं कि ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें और आपको अपने लेवल्स को, अपने गोल्स को अचीव करने में कोई डाउट ना आए। फिलहाल आपके लिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि जैसे बहुत सारी वीडियोज में जो भी सिलेबस अकॉर्डिंग आपको दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, उन सिलेबस में मेंशन होता है कि NCERT, CBSE और नीट तीनों ही मेंशन करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा उस वीडियो को देखता तो है, उस बड़ी सी लंबी सी वीडियो को देखेगा तो, लेकिन वो एक कंफ्यूज रहता है कि जो चीजें उसमें पढ़ाई गई हैं कि वो मेरी NCERT में मुझे मिल क्यों नहीं रही हैं। इस वीडियो में और हमारे चैनल पे प्रेजेंट अभी की सभी वीडियो में मेरे बायो के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको सिर्फ और सिर्फ CBSE और NCERT के बेस पर जो आपका सिलेबस है उसे ही कवर कराऊंगी। आपके नीट और अदर एग्जाम्स के, एंट्रेंस एग्जाम्स के जो सिलेबस होंगे उसका भी हम प्लेलिस्ट जल्दी लाएंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको वो प्लेलिस्ट अभी चाहिए या नहीं। इफ रिक्वायर्ड तो हम उस प्लेलिस्ट को भी जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर एनिमल किंगडम के बारे में, जिसमें हमने फाइलम पॉरीफेरा के बारे में पढ़ चुके हैं और अब हमें पढ़ना है फाइलम सीलेंट्रेटा के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फाइलम पॉरीफेरा कैसे अलग है, इसके पास क्या की फीचर्स प्रेजेंट है, इनकी बॉडी सिमेट्री कैसी है, हैबिटेट कैसे है और अदर थिंग्स अबाउट पॉरीफेरा। फिर हमने ये भी कहा था कि सीलेंट्रेटा के बारे में हम पढ़ेंगे, कुछ खास बातें हैं जो सीलेंट्रेटा के बारे में हमें जाननी है। तो आज की इस वीडियो में हम सीलेंट्रेटा को कवर करेंगे और साथ ही साथ उनके उस बेसिक्स और फीचर वाले इंफॉर्मेशन को आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आते हैं फाइलम सीलेंट्रेटा, जो सेकंड फाइलम है हमारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंडर। सेकंड फाइलम है। सीलेंट्रेटा को एक और नाम दिया जाता है निडेरियंस या फिर निडेरिया। अब सीलेंट्रेटा का नाम सीलेंट्रेटा क्यों पड़ा, निडेरिया या निडेरियंस क्यों पड़ा, इस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि किस तरह से सीलेंट्रेटा के फंक्शंस, बॉडी स्ट्रक्चर्स अलग है पॉरीफेरा से। पॉरीफेरा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सेम वही चीजें हमें पढ़नी है, बट किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड किया गया है, कौन कौन सी लेवल्स प्रेजेंट है, किस तरह से पॉरीफेरा सीलेंट्रेटा से अलग है, ये हमारा आज की वीडियो का मोटिव है। सीलेंट्रेटा को निडेरियंस भी कहते हैं। ये एक फैसिनेटिंग फाइलम है। फैसिनेटिंग से मतलब क्या है? फैसिनेटिंग कहने का मतलब है सीलेंट्रेटा एक ऐसा फाइलम है जिसमें कुछ ऐसे स्पेशल फीचर आते हैं जिसकी वजह से हम लोग एंगेज होते हैं, यानी ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं इस फाइलम को पढ़ने के लिए। यानी ऐसी कुछ खास बातें होती हैं जो इसको हमें पढ़ने के लिए इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी जगाती है हमारे अंदर, इसीलिए हमने इसे फैसिनेटिंग फाइलम कहा गया है। फिर ये एक्वाटिक एनिमल्स है। एक्वाटिक एनिमल्स मतलब मैराइन एनिमल्स, ठीक है, या फिर फ्रेश वाटर एनिमल्स। एक्वाटिक कहने का मतलब क्या है? जो पानी के अंदर रहते हैं। तो सेकंड फाइलम आपका सीलेंट्रेटा भी कैसा है? एक्वाटिक एनिमल है। अब ये भी मैराइन वाटर में रहेगा, फ्रेश वाटर में रहेगा, ये डिपेंड करता है कि किस तरह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। That includes creature like jellyfish, corals and sea anemones and hydra. इस सीलेंट्रेटा के अंदर आने वाले एनिमल्स कैसे कैसे हैं? जेलीफिश, हाइड्रा, जिसके बारे में आप लोगों को काफी कुछ पता है, बहुत सारी प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ चुके हैं हाइड्रा के बारे में, सी एनिमल्स और कोरल्स। अब इन चारों में डिफरेंस क्या है, आखिर में इनके अंदर क्या शेप, क्या स्ट्रक्चर, इनके बॉडी फॉर्म्स और खास बातें क्या हैं, जर्मिनेशन किस हिसाब से, जर्म लेयर फॉर्मेशन कैसे हुई है, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करेंगे हैबिटेट के बारे में। सीलेंट्रेटा के अंदर आने वाले सारे के सारे एनिमल्स जनरली, या कह सकते हैं कि मोस्टली मैराइन है। मोस्टली कैसे? मैराइन है। मोस्टली से मतलब कि कुछ एक्सेप्शंस ऐसे भी हैं जो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। यानी हैबिटेट कैसा होगा? मोस्टली मैराइन, ज्यादातर खारे पानी में, समुद्री पानी में, बट सम स्पीशीज आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर। कुछ स्पीशीज फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो फ्री स्विमिंग भी हैं और ससाइल भी हैं। अब फ्री स्विमिंग और ससाइल का मतलब क्या है? इनमें से फेज आते हैं जब ये अपने बेसल फेज पे होंगे। बेसल फेज कहने का मतलब क्या है? जब ये बेस से अटैच होते हैं, जब इनके बॉडी फॉर्म्स बेस से अटैच होती हैं, सी बॉटम से अटैच होती हैं, तो ये ससाइल होती हैं, मूवमेंट नहीं कर सकती हैं। बट कुछ टाइम बाद जब इनका बिल्कुल मैच्योर फेज आता है, एट दैट टाइम ये चेंज हो जाती है इनटू फ्री स्विमिंग इन केस ऑफ जेलीफिशेस। ओके, नाउ इनके बॉडी स्ट्रक्चर्स कैसे? सीलेंट्रेटा के अंदर आने वाले एनिमल्स रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल मतलब इनके अंदर सेंट्रल एक्सिस से अगर आप प्लेन को कट करना शुरू करोगे, डाइसेक्ट करना शुरू करोगे, तो इक्वल हाफ्स आएंगे।
रेडियली का मतलब क्या है? सर्कुलर बॉडी फॉर्म्स, दे आर सर्कुलर बॉडी फॉर्म्स। जैसे जेलीफिश के बारे में जानते हैं, सर्कुलर बॉडी होती है, ठीक है, विद टेंटिकल्स एंड देयर माउथ्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, रेडियली सिमेट्रिकल यानी सर्कुलर बॉडी फॉर्म है जिसमें रेडियल सिमेट्री शो होगी। डिप्लोब्लास्टिक मीनिंग दे हैव ओनली 2 जर्म लेयर्स। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या था? हमारे पास 2 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी। लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। हमारे पास 2 ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन 2 ऑर्गेनाइजेशंस में से एक था डिप्लोब्लास्टिक और एक था ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये जो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर, जब एक खास तरह का प्रोसेस होता है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन गैस्ट्रुलेशन का मतलब है जर्म लेयर फॉर्मेशन। यानी ये जो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करी गई है, ये जर्म लेयर्स के बनने की बात करी गई है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 जर्म लेयर्स दिखाई देंगे। कितनी जर्म लेयर्स? 2 जर्म लेयर्स। और ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर जर्म लेयर्स कितनी होती हैं? 3 जर्म लेयर्स होती हैं। इनमें भी क्या क्या बातें बोली है, क्या क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनिए। जो आपके सीलेंट्रेटास हैं, इनके पास डिप्लोब्लास्टिक नेचर शो होता है, यानी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन शो होगा। डिप्लोब्लास्टिक के साथ साथ में आप देखिए, सपोज मैं जर्म लेयर्स के बारे में बात करती हूं, तो आउटर मोस्ट लेयर हो जाती है हमारी एक्टोडर्म, इनर मोस्ट हो जाएगी एंडोडर्म। एक्टो और एंडो से समझ में आ रहा है कि कौन सी आउटर है और कौन सी इनर। एंडो स्टैंड्स फॉर इनर लेयर एंड एक्टो स्टैंड्स फॉर आउटर लेयर। इन दोनों ही लेयर्स के बीच में जब हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो एक तीसरी लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज नेम्ड एज मेसोडर्म। बट डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के केस में ये मेसोडर्म लेयर प्रेजेंट नहीं होती। इट मींस कि अगर मैं कहूं मेसोडर्म लेयर प्रेजेंट नहीं है, तो इनके बीच में क्या होगा? ऐसे टाइम पर इस मेसोडर्म लेयर की बजाय यहाँ पे कुछ अनडिफरेंशिएटेड सेल लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं मीजोग्लिया या फिर मीजोजीलिया। मतलब एक ऐसा लेयर जो सेल नहीं है बल्कि अनडिफरेंशिएटेड है। अनडिफरेंशिएटेड मतलब वो सेल जो अभी अलग होकर कोई फंक्शन प्रोसीड नहीं कर रही है। ये सिर्फ अभी भी क्या कर रही है? डिवीजन करेंगी, लेकिन ये कोई फंक्शन प्रोसीड नहीं करेंगी। जब कोई सेल डिवीजन छोड़कर कोई और फंक्शन प्रोसीड करने लगती है, कोई और फंक्शन करने लगती है, तो हम उसे बोलते हैं वो सेल डिफरेंशिएटेड हो जाती है। यानी वो सेल अपने मैच्योर फेज में आकर अपना कोई स्पेसिफिक फंक्शन प्रोसीड करेगी। अब उसका काम डिवीजन से नहीं है। बट यहाँ पर ये अनडिफरेंशिएटेड लेयर, जिसका नाम हमने मेसोग्लिया रखा है, ये मेसोग्लिया अनडिफरेंशिएटेड है, यानी इसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है। इन दैट केस आगे बात करते हैं। ये जो मेसोजीलिया है ना, ये एक जिलाटिनस सब्सटेंस है, यानी जिलाटिन से बना हुआ सब्सटेंस है, जिलाटिनस सब्सटेंस। ऑल क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट बॉडी कैविटी की बात करते हैं। बॉडी कैविटी मतलब बॉडी के अंदर प्रेजेंट खाली स्पेस, ठीक है। ओके, ध्यान से सुनिए। जब हम इनकी बॉडी कैविटी की बात करते हैं, दे हैव अ सिंगल बॉडी कैविटी कॉल्ड गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। कौन सी कैविटी कही है यहाँ पर? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रो वर्ड, गैस। गैस कहाँ प्रोड्यूस होती है? स्टमक में, डाइजेस्टिव सिस्टम में। कहाँ पर? डाइजेस्टिव सिस्टम में। यानी वो कैविटी जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस होंगे और साथ साथ में फंक्शन होंगे वैस्कुलर मतलब सर्कुलेटरी फंक्शन। वैस्कुलर मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम या फंक्शन, ठीक है। यानी वो कैविटी, वो हॉलो स्पेस जहां पर इन एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क भी प्रोसीड होगा, यानी जो डाइजेशन का काम है वो भी होगा और साथ साथ में सर्कुलेशन का भी काम होगा।
ऐसी कैविटी जिसके अंदर डाइजेशन और सर्कुलेशन दोनों के ही काम होते हैं, इस कैविटी को हम बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इट मींस सीलेंट टेटा के पास जो कैविटी प्रेजेंट है उसमें डाइजेशन का भी काम होगा और साथ साथ में सर्कुलेशन का भी काम होगा, विच सर्व बोथ डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेटरी फंक्शंस। दोनों ही काम एक ही जगह से हो जाएंगे। नेक्स्ट, दे हैव टेंटिकल्स। टेंटिकल्स क्या है? सराउंडिंग द माउथ they have tentacles occupied with the specialized cell called nidocytes. इनके माउथ पर आसपास पूरा कवर कर, जो माउथ होता है वो पूरा कवर होता है टेंटिकल से, और ये टेंटिकल्स क्या है? स्पेशलाइज्ड सेल के पास होती हैं, दैट इज नेम्ड एज निडोसाइट्स। क्या नाम है इनका? निडोसाइट्स। यानी मतलब ये जो आपके पास सीलेंट टेटास के पास जो टेंटिकल्स हैं, उन टेंटिकल्स में एक खास तरह की सेल्स पाई जाती है जिनका नाम है निडोसिस्ट। और ये जो निडोसिस्ट है ना, इन निडोसिस्ट का एक्चुअल में वर्क क्या है? जब हम बात करते हैं कि निडोसिस्ट का क्या काम है, निडोसिस्ट का मतलब क्या है, तो यहां से हमें एक चीज पता चलता है कि ऐसी सेल्स जो कंटेन करती हैं स्टिंगिंग स्ट्रक्चर्स को। स्टिंगिंग स्ट्रक्चर मतलब स्टिंगिंग स्ट्रक्चर मतलब ऐसी सेल्स जिनके पास वेनम होगा। वेनम मतलब जहर। और ये कब स्टिंग करती है? या तो प्रे को, मतलब या तो प्रे पर स्टिंग करेंगी फूड के लिए, या फिर ये स्टिंग करेंगी प्रेडेटर पर अपने डिफेंस के लिए। प्रेडेटर पर अपने डिफेंस के लिए स्टिंगिंग स्ट्रक्चर्स के या स्टिंगिंग सेल्स के दो काम है। अगर ये प्रे पर अटैक करे, इट मींस ये अपने फूड के लिए प्रे पर अटैक करेंगी बाय द हेल्प ऑफ स्टिंगिंग स्ट्रक्चर्स या स्टिंगिंग सेल्स। लेकिन जब ये प्रेडेटर पर स्टिंगिंग सेल्स से अटैक करती हैं, इसका मतलब वो अपने आप का डिफेंस मैकेनिज्म शो कर रही है। तो ये टेंटिकल्स इनके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि एक तो इससे इनके फूड का भी काम हो रहा है और साथ साथ में इससे इनके डिफेंस मैकेनिज्म का भी काम हो रहा है। आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज, ये जो स्टिंगिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जिसे हम स्टिंगिंग सेल्स या स्टिंगिंग स्ट्रक्चर्स बोल रहे हैं, इन्हें एक और नाम दिया जाता है नेमेटोसिस्ट। क्या नाम देते हैं? नेमेटोसिस्ट। नेमेटोसिस्ट मतलब जिससे जहर निकलेगा। अब इनके बॉडी स्ट्रक्चर पे थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर अभी कहा इनके पास कौन कौन से इस फाइलम में आने वाले एनिमल कौन कौन से हैं? जेलीफिश, कोरल या कोरल रीफ्स, कुछ भी कहना चाहते हो, हाइड्रा एंड सो ऑन, ठीक है। इनके पास दो बॉडी फॉर्म्स पाई जाती हैं। कितनी बॉडी फॉर्म्स? दो बॉडी फॉर्म्स पाई जाती हैं। एक होती है पॉलिप और एक होती है मेड्यूसा, ठीक है। फिलहाल हम जनरल बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में जो बॉडी स्ट्रक्चर्स हमने जो बात करी है वो कैसे दिखते हैं। जब हम हाइड्रा की बात करते हैं या पॉलिप रीजन की बात करते हैं, तो ये रहा हमारा डायग्राम बन चुका है, ठीक है। अब समझते हैं पॉलिप और मेड्यूसा के बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। जब तक हमने पढ़ा है उसमें क्या क्या बात करी हमने, ठीक है। ध्यान से सुनना, यहाँ मैंने इनके दो बॉडी फॉर्म्स की बात करी थी, एक पॉलिप और एक मेड्यूसा। पॉलिप और मेड्यूसा में अलग अलग दोनों जो फॉर्म्स हैं, इनमें जो बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं उनके एग्जांपल्स में मैंने क्या लिए बता देती हूँ। पॉलिप के लिए मैंने एग्जांपल लिया है सी एनिमॉन का। किसका एग्जांपल लिया है? सी एनिमॉन का। और साथ ही साथ मेड्यूसा के लिए मैंने एग्जांपल लिया है जेलीफिश। मेड्यूसा के लिए मैंने क्या एग्जांपल लिया है? जेलीफिश। वेट, जेलीफिश का एग्जांपल लिया। सो ध्यान से सुनना, जब मैं पॉलिप के बॉडी फॉर्म की बात करती हूँ, किसके बॉडी फॉर्म की? पॉलिप के बॉडी फॉर्म की बात करती हूँ, तो यहाँ पर ये जो पॉलिप बना हुआ है ना, इस पॉलिप में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है जो बीच की कैविटी दिख रही है, बीच में सेंट्रल कैविटी दिख रही है, इस बीच की सेंट्रल कैविटी को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी क्या है? वो कैविटी जहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के दोनों के फंक्शन साथ साथ में होंगे। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में क्या क्या प्रोसीड हो रहा है? वो चीज है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम और प्लस सर्कुलेशन,
दोनों ही साथ में होंगे किस कैविटी के अंदर, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर। जब गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो इसकी बॉर्डरिंग दिख रही है आपको, यहाँ पे जो लाइनिंग दिख रही है, इस आउटर लेयर को हम बोलते हैं गैस्ट्रोडर्म। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोडर्म, गैस्ट्रोवैस्कुलर डर्म या गैस्ट्रोडर्म, जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो, ठीक है। नाउ ध्यान से देखिए, इस बॉडी में आपको दो चीजें दिखाई दे रही है, एक बेसल पार्ट और एक ऊपर का टॉप वाला पार्ट, ठीक है। इस बेसल पार्ट को हम बेसल डिस्क या पेडल डिस्क कहते हैं। क्या बोलते हैं, बेसल डिस्क या फिर पेडल डिस्क। बेसल डिस्क या फिर पेडल डिस्क में काम क्या होगा, ध्यान से सुनना। जब सी एनिमॉन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सी एनिमॉन हमेशा अटैच्ड होता है बॉटम से। कहां से होगा, अटैच टू बॉटम, बॉटम से अटैच्ड होकर, बॉटम से अटैच होने में उसकी हेल्प करेगी बेसल बॉडी। यानी जो बेसल बॉडी पार्ट है ये हमेशा जमीन से, सरफेस से इसे जोड़कर रखेगा, जिसकी वजह से हम इसे मोटाइल ना कहकर हम इसे कहते हैं सेसाइल वन। सेसाइल मतलब जो मूवमेंट नहीं कर सकता है, जो क्या नहीं कर सकता है, मूवमेंट नहीं कर सकता है, फिक्स्ड है। इस पोजीशन को हम बोल सकते हैं फिक्स्ड एट द पोजीशन, ठीक है। फिक्स्ड एज अ रीजन, जिस भी रीजन पर प्रेजेंट है वहां पर ये फिक्स्ड है, मोटिलिटी नहीं है, इसके अंदर फ्री स्विमिंग वाली नाम की कोई चीज नहीं है। आती है, ऐसा नहीं है, आती है, काफी सारे ऐसे हाइड्रास होते हैं और बाकी चीजें हो गई जो इस फेज में, पॉलिप फेज में तो अटैच्ड होते हैं बॉटम से, लेकिन जब वो मेड्यूसा में कन्वर्ट होते हैं तो मेड्यूसा में कन्वर्ट होने के बाद वो फ्री स्विमिंग नेचर के बन जाते हैं, यानी वो फ्रीली स्विम कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे होंगे, सेसाइल ना होकर मोटाइल होंगे या फ्री स्विमेबल होंगे, स्विमिंग करेंगे, ठीक है। ध्यान से आगे सुनिए। अब यहाँ पर अपर एरिया में ऊपर की तरफ जो डिस्क प्रेजेंट है, डिस्क मतलब जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ना ओपनिंग, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं ओरल डिस्क। क्या बोलते हैं, ओरल डिस्क। नीचे बेसल डिस्क और ऊपर ओरल डिस्क। इसी के जरिए इन और आउट होता है, ठीक है, किसका, सब्सटेंसेस का। नाउ अब ध्यान से बात करते हैं, इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ओके। इस डर्म को हमने क्या नाम दिया था, इस डर्म को हमने नाम दिया था, ओहो, सेलेक्ट द पेन, ठीक है, इधर बना देते हैं। इसे हमने नाम दिया था गैस्ट्रोडर्म। क्या नाम दिया था, गैस्ट्रोडर्म। एक और चीज ध्यान देखना, जो आउटर लेयर है, जो आउटर लेयर है बॉडी की, इसे हम बोलते हैं एक्टोडर्म, ठीक है। और जो सबसे आउटर होगी दैट इज एपिडर्मिस, ये तो इतना पता ही है, बट यहाँ पर अभी हम आउटर लेयर की क्या बात कर रहे हैं, एक्टोडर्म। आउटर इज एक्टोडर्म। इससे अंदर वाली को आप बोलते हो एंडोडर्म, एंडोडर्म। शुरू में ही हमने पढ़ा था कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म सिर्फ और सिर्फ दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन शो होता है। कौन सा ब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही होता है, सिर्फ मेसोडर्म नहीं होता है, थर्ड जर्म लेयर नहीं होती है बस, बल्कि उसकी जगह पर एक जिलेटिनस अनडिफरेंशिएटेड सेल सब्सटेंस होता है, जिसे हम बोलते हैं मेसोजीलिया। यानी इन दोनों के बीच का जो पार्ट है, इस बीच वाले पार्ट को आप क्या बोलोगे, दैट इज मेसोजीलिया, अनडिफरेंशिएटेड सेल लेयर्स, ओके, इतना क्लियर। ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल्स। ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स, ठीक है। नाउ ये तो पॉलिप की बात थी, ठीक है। और ये जो ओपनिंग दिख रही है इसको हम एज अ माउथ और एनस दोनों ही बताते हैं। जब माउथ और एनस दोनों की एक ही सिंगल ओपनिंग है, इसका मतलब एक सिंगल ओपनिंग होने पर ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम कह सकते हो, वो कैसा है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट। जब माउथ और एनस दोनों की एक सिंगल ओपनिंग होती है तो हम ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। इतना क्लियर। अब ध्यान से सुनना,
ये जो बेसल पार्ट है, ये बेसल पार्ट बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, लाइमस्टोन, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। जब ये मर जाते हैं, यानी जब ये एनिमल्स डेड हो जाते हैं, तो डेड होने पर बाकी सारी चीजें तो हट गई, बट इनके जो बेसल पार्ट्स बचते हैं, इनके जो स्केलेटन्स बचते हैं, वो स्केलेटन हमेशा क्या होते हैं, उसी बॉटम से बॉटम पे ही रह जाते हैं, बॉटम पे रह जाते हैं, डीजेनरेट नहीं होते हैं। जब ये डीजेनरेट नहीं होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, यानी जो बोन्स होती हैं वो डीजेनरेट नहीं होते हैं स्केलेटन, तो ऐसे में यही कैल्शियम कार्बोनेट यानी यही बेसल पार्ट, बेसल डिस्क आगे चलकर एक्यूमुलेट होता रहता है, और ऐसे करके बहुत सारे बेसल बॉडीज होती हैं जो एक जगह पर एक्यूमुलेट हो जाती हैं और एक रीफ का फॉर्मेशन करती हैं। और इसी तरह के रीफ्स को, इसी तरह के स्केलेटन के स्केलेटन से बने हुए किसी एक सरफेस को हम बोलते हैं कोरल रीफ्स। क्या बोलते हैं? कोरल रीफ्स। यहाँ पे ये जो आपका एग्जाम्पल देख रहे हो पॉलिप का, इस एग्जाम्पल को हम कोरल से समझते हैं कि जो बाकी कोरल रीफ्स होती क्या है, जो इस बेसल बॉडी बच जाती है, जो डिसॉल्व नहीं होती है वाटर में, वो एक्यूमुलेट हो जाती है और धीरे धीरे करके बहुत सारी ऐसी बॉडीज आकर सरफेस पर अटैच्ड हो जाती हैं, और इसी को हम बोलते हैं कोरल रीफ्स। यानी ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी देन? ये कन्वर्ट होती हैं इनटू कोरल रीफ्स में। इतना क्लियर? ओके, नाउ मेड्यूसा पर आ जाओ। मेड्यूसा में अब क्या क्या बातें पढ़नी है हमें? जब हम सिर्फ और सिर्फ मेड्यूसा की बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए मेड्यूसा जो पूरा फॉर्म है इसको हम बोलते हैं अम्ब्रेला शेप्ड। कैसा शेप्ड? अम्ब्रेला शेप्ड। अम्ब्रेला के शेप का है, ठीक है, ऊपर से कर्व घुमा हुआ, ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अम्ब्रेला शेप बॉडी फॉर्म। नाउ अम्ब्रेला शेप बॉडी फॉर्म के अंदर जो बीच में कैविटी दिख रही है, ये कैविटी है एक्चुअल में। ये जो बीच का सरफेस है ये क्या है? एक्चुअल में कैविटी है। इसी कैविटी को हम लोग नाम देते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। क्या नाम देते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी अगेन मतलब डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शन सारे के सारे एक ही कैविटी के अंदर होंगे। सिंगल कैविटी इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ फंक्शंस, इसी वजह से इसे नाम दिया गया है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। नाउ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से जब नीचे की तरफ देखते हैं तो हमें दिखता है एक और ओपनिंग, एक सिंगल ओपनिंग। इस सिंगल ओपनिंग को हम बोलते हैं माउथ। क्या बोलते हैं? माउथ या फिर एनस, because they have incomplete digestive system, that's why the mouth opening and anus opening are same। यानी दोनों ही ओपनिंग कैसी है? सेम है, सिंगल ओपनिंग में ही दोनों ही काम हो रहे हैं। माउथ से नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रही है कुछ टेंटिकल्स, कुछ आर्म्स, इन्हें हम बोलते हैं ओरल आर्म्स। क्या बोलते हैं? ओरल आर्म्स, ठीक है, ओरल आर्म्स कैप्चुरेशन ऑफ प्रे के लिए। इन्हीं ओरल आर्म्स के बाद साथ साथ में कुछ और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम जनरली बोलते हैं टेंटेकल्स। क्या बोलते हैं? टेंटेकल्स। और इन्हीं टेंटेकल्स के पास खास तरह की सेल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं नीडोसाइट्स, और इन्हीं नीडोसाइट्स के अंदर नेमेटोसिस्ट पाए जाते हैं। व्हाट इज नेमेटोसिस्ट? द स्टिंगिंग स्ट्रक्चर्स और स्टिंगिंग सेल्स, जिनके अंदर पॉइजन होता है, जो एक तरह से इनको, अच्छा, इनके अंदर जो पॉइजन होता है या इनके अंदर जो टॉक्सिन होता है, उस टॉक्सिन का नाम क्या है? इनके अंदर जो टॉक्सिन पाया जाता है वो टॉक्सिन का नाम है, कहाँ लिखें, यहाँ पर लिख देते हैं। The toxin that present in the stinging cells or nematocyst is named as hypno या hypnotoxin। इस टॉक्सिन के रिलीज होने पर जब ये किसी को स्टिंग करती हैं, जब ये किसी को अपने कब्जे में लेती हैं, तो ऐसे में जो एनिमल्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका डिसगाइडेड हो जाते हैं, और ऐसे में ये हिप्नोटॉक्सिन उनकी बॉडी में ऐसा फॉर्म लाता है जैसे कि चक्कर आ रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बेहोश होने वाले, और बेहोशी की हालत में आपके साथ कुछ भी हो सकता है। सपोज अगर मैं किसी का शिकार हूँ, उसने मुझे बेहोशी करने वाला कोई टॉक्सिन मेरी बॉडी में रिलीज करवाया है, या मुझे किसी चीज से स्टिंग किया है,
तो वो टॉक्सिन जो मेरी बॉडी में रिलीज हुआ है वो क्या काम करेगा कि मेरे अंदर धीरे धीरे मुझे चक्कर आने लगेंगे और मुझे मतलब कुछ समझ नहीं आएगा, बेहोशी आएगी। ऐसे में जब मेरी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी, मैं थोड़ी सी डिसगाइडेड हो जाऊंगी, उस टाइम पर क्या होगा कि जो प्रेडेटर है उसके पास अच्छा खासा मौका है मुझे अपना शिकार बनाने का, यानी मुझे खाने का। मैं उसका फूड हूं, अब वो मुझे मार सकता है। इतना समझ में आ गया? देन ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसमें भी 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है। कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती है? 2 लेयर्स। आउटर लेयर एक्टोडर्म और इनर लेयर एंडोडर्म, और बीच में मेसोजीलिया क्या प्रेजेंट होती है? मेसोजीलिया। इतना क्लियर? होप इतना क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, साथ ही साथ ये कैसे है? फ्री स्विमिंग है, ये फ्रीली स्विम कर सकते हैं, ये फ्रीली स्विम कर सकते हैं, ये ससाइल नहीं है, इनके पास मोटिलिटी है। नाउ आगे बात करते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं। निडेरियंस को निडेरियन क्यों कहा जाता है और बाकी सब चीजें, ये सब चीजें, ठीक है। निडेरियंस मेंबर ऑफ द फाइलम निडेरिया, निडेरियंस मेंबर ऑफ द फाइलम निडेरिया आल्सो नोन एज सीलेंट्रेटा। इन्हें क्या बोला जाता है? सीलेंट्रेटा। comprises a diverse group of over 9,000 living species। कितनी 1000 लिविंग स्पीशीज की बात करी गई है? 9000 लिविंग स्पीशीज की बात करी गई है यहाँ पर। Their sack like body, sack मतलब बैग like, sack मतलब होता है ना वो बोरा, सन का बोरा, लाइक वैसी sack like body cavity called the coelenteron। इनके पास जो sack like body cavity है, means sack like body cavity का मतलब क्या? बीच में जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट है, कौन सी कैविटी? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, उसी को सीलेंटेरॉन नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? सीलेंटेरॉन। और इसी सीलेंटेरॉन के नाम की वजह से इन ग्रुप का नाम पड़ा है सीलेंट्रेटा। क्या नाम पड़ा है? सीलेंट्रेटा। इनके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल ओपनिंग है, माउथ, सिंगल ओपनिंग है, ठीक है, द माउथ, जिसे हम जनरली माउथ के नाम से जानते हैं। नाउ These specialized cells, जिन सेल्स की हम बात कर रहे हैं, नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स, जिनके अंदर स्टिंगिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उन सेल्स का नाम क्या है? नीडोसिस्ट या फिर नीडोसाइट्स या फिर नीडोब्लास्ट। हेल्प देम टू कैप्चर प्रे, शिकार को पकड़ने एंड खुद को डिफेंड करने के काम आता है। मतलब कैप्चर करना प्रे को और अपने आप को डिफेंड करना फ्रॉम द प्रेडेटर। इनका फूड को कैप्चर करने का भी काम हो जाएगा और साथ साथ में अपने आप का डिफेंस मैकेनिज्म भी है इनके पास, दैट इज नीडोब्लास्ट, जिसके अंदर से स्टिंगिंग स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम नीडोसिस्ट बोलते हैं, नेमेटोसिस्ट बोलते हैं, उनकी मदद से टॉक्सिन को रिलीज कर प्रेडेटर की बॉडी में टॉक्सिन को रिलीज कर अपने आप को बचाया जा सकता है। ओके, अब ध्यान से देखिए, इनके पास 2 बॉडी प्लेन्स होती हैं। 2 बॉडी प्लेन्स मतलब एक तो पॉलीप्लेन और एक मेड्यूसा, मतलब 2 बॉडी फॉर्म्स होती हैं। निडेरियन एग्जिबिट 2 प्राइमरी बॉडी फॉर्म्स, 1 पॉलिप एंड 2 मेड्यूसा। पॉलिप इज सिलेंड्रिकल एंड ससाइल फॉर्म। सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंड्रिकल बॉडी है, बेलन जैसी बॉडी है। दूसरी बात ससाइल मतलब दैट इज डू नॉट हैविंग एनी एबिलिटी टू मूव, एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोई एबिलिटी नहीं है। इसके बेस्ट एग्जांपल्स है सी एनिमॉन्स या फिर कोरल्स। क्या एग्जांपल है? सी एनिमॉन्स या फिर कोरल्स। Now, what is Medusa? Medusa is named as bell-shaped और umbrella-shaped, या तो bell-shaped या फिर umbrella-shaped स्ट्रक्चर बोला जाता है, जो कि फ्री स्विमिंग है, यानी फ्रीली स्विम कर सकता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जेली फिश। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? जेली फिश। ना उसके बाद इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? निडेरियंस बहुत अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं इन मैरीन इकोसिस्टम, जो समुद्री खारा पानी है उसके इकोसिस्टम में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं एज प्रेडेटर्स, प्रे एंड रीफ बिल्डर्स। मतलब प्रे पकड़ने का काम इनका अच्छा है, प्रेडेशियस नेचर के होते हैं, शिकार करते हैं, साथ साथ में रीफ बिल्डर्स होते हैं। रीफ बिल्डर से कहने का मतलब क्या है? अभी बताया था पॉलिप फॉर्म में एक बेसल बॉडी डिस्क होती है, उस बेसल डिस्क या पेडल डिस्क की जो फॉर्मेशन है वो कैल्शियम कार्बोनेट से हुई है, और इनके डेड हो जाने पर वही कैल्शियम कार्बोनेट बॉटम पर ही एक्यूमुलेट होता जाता है, बहुत सारे और आते जाते हैं, और वहीं पर एक पूरा का पूरा कह सकते हैं पूरा पूरा एरिया बन जाता है, पूरा पूरा राज्य बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं कोरल रीफ्स, जिसे हमने क्या बोला? कोरल रीफ्स। नाउ मैनी कोरल सिक्रीट्स एक्सोस्केलेटन दैट कंट्रीब्यूट टू कोरल रीफ्स।
बहुत सारे कोरल सिक्रीट करते हैं एक्सोस्केलेटन, यानी अपने एक्सोस्केलेटन को छोड़ देते हैं आफ्टर व्हेन दे डाइड, और उसके बाद बनता है कोरल रीफ्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द बिल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर्स नेम्ड एज कोरल रीफ्स। ओके, नाउ सी, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं, माउथ एनस कहाँ पर है, मेड्यूसा क्या होता है, क्रॉस सेक्शन हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि मेड्यूसा और पॉलिप में क्या क्या चीजें आती हैं। अब इनके हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव मोड पर। कौन से मोड पर? रिप्रोडक्टिव मोड पर। ध्यान से सुनना, निडेरियन एग्जिबिट बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम पॉलिप स्टेज कहते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम मेड्यूसा स्टेज कहते हैं। इसे समझने के लिए पढ़ने से पहले इधर आ जाओ। आपको पॉलिप और मेड्यूसा दोनों ही दिखाई दे रहे हैं, दोनों के लेबलिंग्स अच्छे से दिखाई दे रही है। अब ध्यान से देखने पर ये पता चलता है कि ये जो पॉलिप है, ध्यान से देखना, ये जो पॉलिप है ये मेड्यूसा को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी गई है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होने या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को जन्म देने की बात करी गई कि पॉलिप जो है वो मेड्यूसा को प्रोड्यूस करता है और मेड्यूसा पॉलिप को प्रोड्यूस करती है, यानी दोनों ही बॉडी फॉर्म्स एक दूसरे बॉडी फॉर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं, एक दूसरे बॉडी फॉर्म्स को जनरेट करते हैं। पॉलिप जब मेड्यूसा को प्रोड्यूस करता है तो वो करता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जब मेड्यूसा पॉलिप को प्रोड्यूस करती है तो ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करती है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल एसेक्सुअल आखिर वर्क कैसे करते हैं? ध्यान से देखिए, जब ये धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो इनकी बॉडी अपने ऊपर से इन टेंटिकल्स वाले स्ट्रक्चर्स को, मतलब कि बडिंग के जरिए, किसके जरिए? बडिंग के जरिए। इन पॉलिप्स में बडिंग होती है। बडिंग समझते हो ना कि बॉडी फॉर्म्स में से एक छोटी छोटी बॉडीज का बनना और आगे चलकर उनका मैच्योर हो जाना। पॉलिप की बॉडी फॉर्म पर बडिंग स्टार्ट होती है और उन्हीं बर्ड्स के जरिए धीरे धीरे ये बर्ड इन्हीं के बॉडी पर डेवलप होता रहता है, और कुछ टाइम बाद जब वो मैच्योरेशन के स्टेज पर आता है तो मैच्योरेशन के स्टेज पर आने के बाद यही बर्ड्स आगे चलकर अपने आप को डिस्टैच कर देते हैं फ्रॉम द पॉलिप बॉडी एंड बिकम्स अ मेड्यूसा, और कैसे बन जाते हैं? एक अम्ब्रेला शेप्ड या बेल शेप्ड मेड्यूसा का फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, तो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग या फिर आप इसे फ्रेगमेंटेशन भी कह सकते हो। क्या क्या कह सकते हो? बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। आखिर शरीर का एक हिस्सा ही तो टूट रहा है ना, तो बडिंग या फ्रेगमेंटेशन या स्टॉबिलाइजेशन के जरिए क्या होता है? पॉलिप से मेड्यूसा का फॉर्मेशन होता है। फिर मेड्यूसा में कैसे फॉर्मेशन करा जाता है पॉलिप के लिए? मेड्यूसा के पास एबिलिटी है टू प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स। क्या प्रोड्यूस करने की? मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जब मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं उसके बाद एग सेल और स्पर्म सेल के बीच में फर्टिलाइजेशन होती है, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट से आगे डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, और सेल की स्टेज आती है जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स। यही ब्लास्टुला आगे चलकर चेंज होता है इनटू प्लेन्यूला। प्लेन्यूला लार्वल स्टेज कह सकते हो। कौन सा स्टेज? लार्वल स्टेज। और यही प्लेन्यूला आगे चलकर सरफेस पर सेटल हो जाता है टू बिकम एन पॉलिप। दैट मीन्स पॉलिप ने बडिंग, फ्रेगमेंटेशन या स्ट्रॉबिलेशन के जरिए, ये प्रोसेस के नाम है, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और स्ट्रॉबिलेशन के जरिए मेड्यूसा को फॉर्म किया, दैट इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड मेड्यूसा फॉर्म्स पॉलिप बाय देयर gamete fusion, by their fertilization, so that is why it is named as sexual reproduction in medusa to form a polyp. Okay, इतना क्लियर? अब इनके अंदर ध्यान से सुनना, they exhibit external fertilization. इनकी बॉडी में कहीं नहीं बताया गया कि इनकी बॉडी के अंदर हो रहा है फर्टिलाइजेशन। they have the fertilization externally. इनके अंदर मतलब इनका जो फर्टिलाइजेशन होगा नेक्स्ट प्रोजेनी के लिए वो हमेशा कहाँ होगा? बॉडी के बाहर। सो दे शोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके,
नाउ बैक टू द टॉपिक, ध्यान से सुनना। पॉलिप प्राइमरली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू बडिंग। बडिंग के जरिए क्या करता है, बडिंग यानी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पॉलिप प्रोड्यूस करता है। सम पॉलिप आल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स, यानी कुछ पॉलिप्स, एक्सेप्शन है कि कुछ पॉलिप्स ऐसे भी हैं जो गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। कैन एंगेज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction by polyp can lead to the formation of new medusa, यानी पॉलिप के अंदर asexual reproduction के जरिए क्या बनता है, मेड्यूसा बनता है। आफ्टर दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि किसके अंदर आता है, मेड्यूसा के अंदर। सेक्सुअल स्टेज शोन इन मेड्यूसा। मेड्यूसा यूजुअली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली यूजिंग एग्स एंड स्पर्म्स। एग और स्पर्म की मदद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन शो करता है, मेड्यूसा। निडेरियंस कैन बी ईदर मोनोएशियस, ध्यान से सुनना, लास्ट वीडियो में मोनोएशियस, हर्माफ्रोडाइट, डायोशियस, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल सब कुछ क्लियर कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिए दोबारा और समझिए कि क्या होता है हर्माफ्रोडाइट, मोनोएशियस, डायोशियस, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल एंड सो ऑन, ठीक है। निडेरियंस कैन बी ईदर मोनोएशियस यानी हर्माफ्रोडाइट, यानी वो बॉडी, वो सिंगल बॉडी, दोबारा बता देती हूँ, वो सिंगल बॉडी जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब सिंगल वन बॉडी कैन प्रोड्यूस बोथ गैमेट्स और बोथ सेक्स ऑर्गन्स हैविंग नेम्ड एज हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स, यानी मोनोएशियस नेचर। या फिर डायोशियस भी हो सकते हैं, यानी इनके सेक्सेस सेपरेट होंगे, यानी काइंड ऑफ यूनिसेक्सुअल, कि यूनिसेक्सुअल बॉडी में या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो या तो फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आफ्टर दैट मोनोएशियस स्पीशीज। मोनोएशियस स्पीशीज मतलब एक सिंगल बॉडी जिसके अंदर दोनों ही गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, कैन प्रोड्यूस बोथ एग्स एंड स्पर्म, व्हाइल डायोशियस स्पीशीज हैव डिस्टिंक्ट मेल, यानी अलग अलग मेल्स फीमेल इंडिविजुअल्स। द लाइफ साइकिल ऑल्टरनेट्स बिटवीन मेड्यूसा एंड पॉलिप स्टेज। यही जो मेड्यूसा से पॉलिप, पॉलिप से मेड्यूसा, ये पूरी की पूरी लाइफ साइकिल इनकी चलती ही रहती है, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म है। लाइफ साइकिल में और क्या क्या चीजें आती है, देखो। मेड्यूसा रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली टू फॉर्म अ प्लेन्यूला लार्वा, मतलब जिससे आगे चलकर बनना है पॉलिप। क्या बनना है, पॉलिप। द प्लेन्यूला डेवलपिंग इनटू अ पॉलिप, फिर प्लेन्यूला डेवलप हो जाता है पॉलिप के अंदर। पॉलिप प्रोड्यूसिंग इधर सेक्सुअली और एसेक्सुअली। अब पॉलिप रिप्रोड्यूस कर सकता है सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली, बट जनरली पॉलिप एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करता है, जिसमें बडिंग, स्ट्रॉबुलेशन या फिर फ्रेगमेंटेशन आती है। एसेक्सुअल बडिंग लीड्स टू न्यू मेड्यूसा। नाउ इनके अंदर कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। निडेरियंस आर क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स बेस्ड ऑन देयर बॉडी फॉर्म्स, जैसे कि पहला हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, क्यूबोजोआ, एंथोजोआ। डिफरेंस बहुत आसानी से आप पढ़ लोगे। जब हम हाइड्रोजोआ की बात करते हैं तो हाइड्रोजोआ में हाइड्रो वर्ड से याद रखना, ये बात हो रही है हाइड्रा के बारे में। किसके बारे में, हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, यानी फिजेलिया या फिर फिसालिस, इन दोनों ही नाम है, फिजेलिया या फिर फिसालिस, ये एग्जांपल्स हो जाएंगे। इनके अंदर मोस्टली मेराइन्स हैं। मोस्टली मेराइन मतलब ज्यादातर समुद्री पानी में रहने वाले। इनके अंदर दोनों ही बॉडी फॉर्म्स देखी जाती हैं, पॉलिप स्टेज भी, मेड्यूसा स्टेज भी, और ये कॉलोनियल फॉर्म्स में रहते हैं। कॉलोनी मतलब कुछ जो होते हैं वो कॉलोनीज बनाकर रहते हैं, कॉलोनीज मतलब जुट होकर रहते हैं, ठीक है। स्काइफोजोआ के अंदर ये ट्रू जेलीफिश कहलाते हैं। स्काइफोजोआ क्या कहलाती है, ट्रू जेलीफिश। ट्रू जेलीफिश। अभी एक और चीज मुझे याद आई जो मुझे आपको बतानी है, इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में मेंशन नहीं है पर आपके लिए समझना जरूरी है, ओके। सो एग्जांपल क्या आ जाएंगे, ट्रू जेलीफिश, जिन्हें हम ऑरिला, ऑरेटा भी बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनके, ये प्रीडोमिनेंटली मेड्यूसा स्टेज होते हैं, यानी जेलीफिश क्या है, प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ मेड्यूसा। इनका सबसे पहला डोमिनेंट स्टेज क्या है, मेड्यूसल स्टेज। लार्ज एंड कॉन्सिपिकस जेलीफिश, बड़ी और बहुत स्थायी जेलीफिश। क्यूबोजोआ क्या होती है, क्यूब लाइक जेलीज, मतलब फिशेज होती है वो क्यूब लाइक होती हैं, क्यूब शेप्ड होती है, ठीक है, इसीलिए इनका नाम क्यूबोजोआ रखा गया है। बॉक्स जेलीज बोलते हैं या फिर किरोनिक्स फ्लैकेरी बोलते हैं, किरोनिक्स फ्लैकेरी। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्यूब शेप्ड मेड्यूसास प्रेजेंट देयर पोटेंट वेनम, इनके पास क्या होता है, जहर होता है, और कॉम्प्लेक्स आईज होती है, यानी इनका आई स्ट्रक्चर कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। फिर एंथोजोआ की बात करते हैं, जिसके अंदर सी एनिमॉन्स आते हैं, कोरल्स आते हैं, और साथ साथ में सी पेंस आते हैं, ठीक है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है,
पॉलिप स्टेज है, सिर्फ और सिर्फ कैसे स्टेज है, पॉलिप स्टेज है। ये कॉलोनियल भी होते हैं और इंपॉर्टेंट रीफ बिल्डर्स भी हैं, यानी ये रीफ फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन से किसकी बात करी गई है, कोरल्स की बात करी है। कोरल से ही क्या बनता है, कोरल रीफ्स बनता है। ओके, इट क्लियर नाउ। निडेरियन का नाम निडेरियन क्यों पड़ा, सीलेंट्रॉन से तो बता दिया, सीलेंट्रेटा पड़ा, निडेरियन क्यों पड़ा। The terms Nidaria derive from the ancient Greek word nide। यहाँ पर एक एंशियंट ग्रीक वर्ड है नीडे, जिसका मतलब होता है कॉइल्ड थ्रेड। कॉइल्ड थ्रेड, जैसे नॉट लगाते हो ना, नॉट मतलब समझते हो ना, गांठ, गांठ जैसे दिखने वाले कॉइल्ड थ्रेड। रेमिनिसेंट ऑफ नीडोसिस्ट, इन्हीं को क्या बोलते हैं, नीडोसाइट बोलते हैं। नीडोसाइट्स क्या, वो नीडोब्लास्ट जिसके अंदर नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट होती है, जैसे स्टिंगिंग स्ट्रक्चर्स हैं। दिस वर्ड वाज फर्स्ट कॉइन इन 1766, पहली बार 1766 में इसके बारे में बताया गया था, बाय अ स्वीडिश नेचुरलिस्ट पीटर साइमन पैलेस, पलास भी बोल सकते हो। These fascinating creatures which includes jellyfish, corals, sea anemones are known as for their stinging cells and unique body structure। इनका body structure कैसा है, बहुत ज्यादा यूनिक है। क्या क्या बात करी गई, दोबारा रिकॉल करते हैं। They have diploblastic organization, it means they have only two germ layers, ectoderm and endoderm, and one undifferentiated cell layer present between them is named as mesogelia। ठीक है, mesogelia साथ में नाम है। Now next, they are radially symmetrical because they have circular body forms। जब हम इन्हें सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड करेंगे तो इनके इक्वल इक्वल हाफ आएंगे, इतना पढ़ा। आफ्टर दैट, because they do just have two germ layers, एसिलोमेट मतलब जिनके पास सीलम प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट बात करी इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, बट इनका जो डेवलपमेंट है वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट। अगर मैं पॉलिप के बनने की बात करूँ, फ्रॉम मेड्यूसा टू पॉलिप, तब इनके बीच में जो आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट का टाइप है, दैट इज इनडायरेक्ट, यानी डेवलपमेंट कैसी होगी, इनडायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद इनके पास एक जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट है, ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी का नाम क्या है, उस कैविटी का नाम क्या है, सेलेंट्रॉन। इसी सेलेंट्रॉन की वजह से इनका नाम क्या पड़ा, सीलेंट्रेटा। साथ ही साथ नीडे वर्ड से, ग्रीक नीडे वर्ड से इनका नाम निडेरियंस पड़ा। ठीक है, क्योंकि नीडोसाइट्स को दिखाती है, स्टिंगिंग सेल्स को दिखाती है। इतना समझ में आया, ठीक। और इनके पास कौन सा टॉक्सिन होता है, हिप्नोटॉक्सिन या फिर हाइप्नोटॉक्सिन, जो भी आप कहना चाहो। देन आफ्टर दैट इसके बारे में हमने और चीजें पढ़ी हैं। इनके दो बॉडी फॉर्म्स होते हैं, एक पॉलिप एक मेडुसा। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, जो जनरल बातें थी हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली है इसके बारे में। अब आगे जो मेन बात छूट गई थी, जो मुझे आपको बतानी है, उसके लिए मैंने खाली सपना ले रखा है पहले से ही, ध्यान से सुनिए। इस सीलेंट्रेटा को, किस ट्रेटा को, सीलेंट्रेटा बोला जाता है मेटाजोआ एनिमल्स। मेटाजोआ यानी ग्रुप ऑफ एनिमल्स। मेटाजोआ का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, काइंड ऑफ ट्रू एनिमल्स। मेटाजोआ के अंदर दो कैटेगरीज आती हैं, एक है पैराजोआ और एक है यूमेटाजोआ। पैराजोआ मतलब प्रिमिटिव स्टेज, जो कि देखा जाता है सिर्फ और सिर्फ पॉरीफेरा के अंदर, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सेल लेवल पर ऑर्गेनाइज्ड है। यूमेटाजोआ मींस ट्रू एनिमल्स, इनके अंदर देखा जाता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कह लो आप। इसका एग्जांपल हमने भी क्या पढ़ लिया, सीलेंट्रेटा। इतना क्लियर, इतना आपको ध्यान रखना। ओके, नाउ ये तो हो गई सीलेंट्रेटा की बात, सीलेंट्रेटा के बारे में, इसकी खासियत सब कुछ पता चल गया हमें। अब आ जाते हैं हम लोग इनके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थे, बेसिक बॉडी फीचर्स थे, बॉडी स्ट्रक्चर्स थे, जितनी भी बाकी सारी चीजें थी, हमने इस बारे में पढ़ा। होप इतना आपको क्लियर है। सीलेंट्रेटा के बारे में आपको पता चल गया कि सीलेंट्रेटा निडेरियंस क्यों बोलते हैं, नाइडेरिया क्यों बोलते हैं, इनके पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, इनकी बॉडी पॉरीफेरा से कैसे अलग है, डिफरेंस आपको सब कुछ पता चल गया। दे आर ट्रू एनिमल्स, पॉरीफेरास आर लाइक नॉट जस्ट काइंड ऑफ ट्रू एनिमल्स बट काइंड ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अब इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना सब कुछ अच्छे से बताने के बाद भी, अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है
इस फाइलम को लेकर, इस फाइलम के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके उस डाउट को सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको हमें इंस्टा पे पूछना है तो आप, मतलब अगर आपको हमें पर्सनली कोई सवाल पूछना है तो आप हमें इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा का लिंक भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको अगर इसके नोट्स चाहिए होंगे तो वो भी आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक बात बताई थी कि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई और एनसीईआरटी के बेस पर चीजें बताई जाएंगी जो आपके सिलेबस के लिए आनी जरूरी है, ताकि आपको जगह जगह की वीडियोस देखकर ये ना सोचना पड़े कि इसमें कुछ अलग बताया जा रहा है, बुक में प्रेजेंट नहीं है, बुक में मिल नहीं रहा है। बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। मैंने अभी जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ उनसे मुझे ये पता चला है कि बच्चे जब वीडियोस देखने जाते हैं ना तो उन्हें कंटेंट कैसा मिलता है कि एनसीईआरटी भी लिखा है, देन नीट भी लिखा है, देन एआईएमएस भी लिखा हुआ है, जिसकी वजह से बच्चा उस 1 घंटे की वीडियो को लगातार देखकर बैठेगा तो पढ़ेगा तो, लेकिन वहां उसे उस काम की बात समझ नहीं आएगी जो उसके लिए अभी जरूरी है। अभी आपके लिए जरूरी है सीबीएसई एंड एनसीईआरटी, तो अभी आप इसी पर फोकस करेंगे। आपके नीट की और नेक्स्ट कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी होगी उसके लिए हम प्लेलिस्ट जल्दी ही लाएंगे, ठीक है। और अगर आपको जल्दी ही इसकी प्लेलिस्ट चाहिए तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइलम टीनोफोरा के बारे में और जानेंगे कि टीनोफोरा में क्या क्या स्पेशल चीजें हैं, इनके अंदर कौन से एनिमल्स आते हैं और इनके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। जाने से पहले मैं सिलेंट्रेटा के बारे में आपको एक और खास बात बताना चाहती हूँ। इनके बारे में एक खास बात यह है कि सिलेंट्रेटा बहुत ब्यूटीफुल और ब्राइट कलर्स के लगते हैं। ब्यूटीफुल और ब्राइट कलर्स के लगने की इनके पास एक खास वजह है, और वो वजह ये है कि इनके पास एल्गीज के साथ सिम्बायोसिस होता है और एल्गीज इन्हें हेल्प करती हैं फूड प्रोवाइड करने में और डिफरेंट कलर की लाइट को एमिट करने में। दे नॉट एमिटिंग लाइट, ये मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी से, नहीं। इनकी बॉडी का जो कलर है वो बहुत ब्राइट और बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग, क्यूरियोसिक लगता है, एंगेजिंग लगता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्गे। और उन एल्गे का नाम है ज़ैंथोलेट। ये एल्गीज है, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको बतानी थी। वैसे ही आपके सीबीएसई में तो नहीं दे रखा है, एनसीईआरटी में तो नहीं रखा है, दे रखा है, फिर भी मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है, कोई बात नहीं है।